मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीकॉम पार्ट थर्ड का ये आज आपका फर्स्ट वीडियो है रेशो एनालिसिस का। इसमें आज अपन पढ़ेंगे शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी का मतलब होता है तरलता से तात्पर्य संस्था के चालू दायित्वों के देर में भी उनकी भुगतान करने की योग्यता से लगाया जाता है। हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि जब हमारी कोई भी लायबिलिटी ड्यू होती है तो उसको हम किस प्रकार से कितनी जल्दी हम पे कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो में हम दो रेशो के तहत शामिल करके देखते हैं। फर्स्ट होता है हमारा करंट रेशो, जिसे हम लोग वर्किंग कैपिटल रेशो भी कहते हैं। दूसरा हमारा होता है क्विक रेशो, तीसरा है हमारा एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो। क्विक रेशो को लिक्विड रेशो भी कह सकते हैं। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के लिए अपन तीन रेशो निकालेंगे। करंट रेशो, जिसे अपन वर्किंग कैपिटल रेशो भी कहेंगे। दूसरा क्विक रेशो, जिसे लिक्विड रेशो भी कहा जाता है। तीसरा होता है हमारा एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो। फर्स्ट है इसमें अपना करंट रेशो, जिसे हम चालू अनुपात कहते हैं। चालू अनुपात का मतलब होता है चालू संपत्ति और चालू दायित्वों के बीच में संबंध स्थापित करना। करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज के बिटवीन रिलेशनशिप शो करने के लिए चालू अनुपात ज्ञात किया जाता है। चालू संपत्तियों का मतलब होता है कि जो एक वर्ष के अंतर्गत नकद में परिवर्तित हो जाती है, जैसे स्टॉक, डेटर्स, कैश, बैंक बैलेंस, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड, ये हमारी सारी की सारी करंट असेट्स। करंट असेट्स का मतलब होता है ऐसी संपत्तियां जो एक वर्ष के अंतर्गत नकद में परिवर्तित हो जाती हैं। इसमें स्टॉक, डेटर्स, कैश, बैंक बैलेंस, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस और एक्रूड इनकम को शामिल करते हैं। करंट लायबिलिटीज का मतलब होता है ऐसे दायित्व जिन्हें हमें एक वर्ष के अंतर्गत भुगतान करना होगा। करंट लायबिलिटीज में अपन शामिल करते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्रेडिटर्स, अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड लायबिलिटीज, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल, शॉर्ट टर्म लोन्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, आदि। ये सब अपन करंट लायबिलिटीज में शामिल करते हैं। प्रोविजंस फॉर टैक्स, स्टॉक, डेटर्स, कैश, बैंक बैलेंस, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस तो हमें पता है। एक्रूड इनकम का मतलब होता है
ऐसी इनकम जो ड्यू तो हो चुकी है लेकिन हमें प्राप्त नहीं हुई। एक्रूड इनकम के अंदर है जनरली इंटरेस्ट आता है। और करंट लायबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऐसे खर्चे जिनको हमें भुगतान कर देना था साल के अंत में लेकिन आपने भुगतान अभी तक नहीं किया है। बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, गुड्स से संबंधित होते हैं, अर्नड, बिल्स पेबल, शॉर्ट टर्म लोन और प्रोविजन फॉर टैक्स या प्रोविजन फॉर जो भी अपनी लाइबिलिटीज में सारे समय किए जाते हैं। अब करंट रेशियो प्राप्त करने का हमारा फॉर्मूला होता है करंट असेट्स current assets upon current liabilities और इसका आइडियल रेशियो होता है 2:1। आइडियल रेशियो 2:1 इसलिए रखा जाता है कि यदि हमारी कुछ संपत्तियां ऐसी होती है जिनसे हमें आधी भी प्राप्त हो जाए तब भी हम लाइबिलिटीज का भुगतान कर पाए, क्योंकि हम करंट असेट्स में एक तो प्रीपेड एक्सपेंसेस शामिल करके चलते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब होता है ऐसे खर्चे जिनको आपने अग्रिम रूप से भुगतान कर दिया है, तो हम ये जानते हैं कि हमने जिनके लिए अग्रिम रूप से भुगतान कर दिया तो उससे हमें राशि प्राप्त नहीं हो सकती। तो और दूसरा होता है इसमें एक ऐसा आइटम स्टॉक। स्टॉक के लिए हम ये डिसाइड करके चलते हैं कि हमने इतने रुपए का माल है हमारे पास। यदि मान लीजिए मैं ये कहती हूँ कि मेरे पास 1,00,000 रुपए का स्टॉक है और मुझे आज 50,000 रुपए की जरूरत पड़ जाए, तो जरूरी नहीं है कि जिस समय मैं ये चाहूँ कि इसका स्टॉक 1,00,000 रुपए का वो 1,00,000 रुपए मुझे प्राप्त हो जाए। ऐसा भी पॉसिबल है कि मुझे इसमें कम राशि प्राप्त हो, तो हम ये मान के चलते हैं कि मुझे 50% तो कम से कम प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए जो उसका आइडियल रेशियो रखा जाता है वो 2:1 रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये हमें बैलेंस शीट कैश 10,000, बैंक 50,000, स्टॉक 7,000, डेटर्स 1,00,000, बिल्स रिसीवेबल 40,000, फिक्स्ड असेट्स क्रेडिटर्स 80,000, इक्विटी शेयर कैपिटल 2। ये हमें एक बैलेंस शीट दी। सबसे पहले करंट रेशियो निकालने के लिए हमें इसमें से करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज को छांटना होगा। करंट असेट्स है हमारी कैश, बैंक में 50,000, स्टॉक 7,000 का, डेटर्स 1,00,000 के और दिया है मेरा 40,000। 5 आइटम है। तो करंट लायबिलिटीज, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये मेरे 5 थे और इसमें से बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स 40,000 और
10 प्लस 50 60, और 60 1,20,000, 2,20,000 और 2,60,000 अपॉन करंट लायबिलिटीज हुई 50 प्लस 40 90,000 और प्लस 80 1,70,000। रेशो मेरा बना 26/70। आप चाहो तो इसको पूरा भी सॉल्व कर सकते हैं, और यदि हम उतना चाहे तो उतना भी लिख सकते हैं। 26/7 26 कैसे भी किया जा सकता है, और चाहो तो पूरा वैल्यू को सॉल्व करके भी बता सकते हैं, क्योंकि आजकल आपको कैलकुलेटर मिला। अब बात आती है करंट रेशो के क्या क्या हमें दोष है। करंट रेशो का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि इसमें सभी चालू संपत्तियों को समान महत्व दिया जाता है। सभी चालू संपत्तियों को जब हम समान महत्व दे देते हैं तो कुछ संपत्तियां इसमें हम ऐसी शामिल कर लेते हैं जिनकी कोई भी वैल्यू नहीं होती, तो इसलिए इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक माना गया है। दूसरा, चालू शब्द भ्रामक होता है। चालू अनुपात में प्रयुक्त चालू शब्द भ्रामक है, क्योंकि सभी संपत्ति और दायित्व एक लेखा अवधि जो साधारणतः 12 महीने की होती है में स्वरूप परिवर्तित करते रहते हैं, तो चालू संपत्तियां जो चालू दायित्व कहलाते हैं। लेकिन वित्तीय प्रबंधकों को यदि हमें देनदारों को 40 दिन में भुगतान करना है तथा देनदारों से पैसा आने वाले 80 दिन में तथा स्टॉक का विक्रय आने वाले 7 महीने में संभव हो, तो चालू अनुपात दर्शाए गए जो परिणाम होते हैं वो अधिकतर अर्थहीन हो जाते हैं, ऊपरी दिखावटों से प्रभावित होती है। चालू अनुपात ऊपरी दिखावट गड़बड़ियों से बहुत अधिक प्रभावित हो सकता है। यदि हम अपने चालू अनुपात को बढ़ाना चाहते हैं तो हम स्टॉक की वैल्यू को बहुत अधिक इंक्रीज कर देंगे, तो हमारा चालू अनुपात बढ़ जाएगा। इसी एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, यदि अपन इस क्वेश्चन में अपन ने देखा कि अपना रेशो था 26:7। अब यदि मैं ये कहूँ कि स्टॉक की जो वैल्यू है वो मेरी हो जाए 3,60,000, यदि हम स्टॉक की वैल्यू को 3,60,000 कर देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 5,60,000। 5,60,000 अपन 1,70,000, तो रेशो क्या बन गया मेरा 56:70। रेशो बहुत अधिक बढ़ गया। यदि अपन किसी भी कंपनी का रेशो बहुत अधिक मात्रा में करंट रेशो को दिखाते हैं तो वहाँ पे ये माना जाता है कि वो संस्था अपने चालू दायित्वों का भुगतान करने में पूरी तरह से समर्थ होती है, इसलिए इसमें ये ऊपरी दिखावटों से बहुत अधिक प्रभावित हो जाता है। एक और एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ करंट असेट्स का। क्वेश्चन में हमें करंट असेट्स करंट लायबिलिटीज हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखी है, और वर्किंग कैपिटल हमें दे रखी है 30। वर्किंग कैपिटल मुझे गिवन है 30,000। यदि हमें करंट लायबिलिटीज नहीं दे रखी है, वर्किंग कैपिटल करंट असेट्स दे रखी है, तो हम उसकी सहायता से करंट लायबिलिटीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। वर्किंग कैपिटल निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है वर्किंग कैपिटल करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल मेरी 30,000, करंट असेट्स है 50,000, इसको मान लीजिए आप x, और x इज इक्वल टू 50,000 माइनस 30,000, x बराबर 30। आगे वर्किंग कैपिटल। यदि हमें करंट लायबिलिटीज दे रखी होती तो हमारी करंट असेट्स भी एक ही आती, आप चेक भी कर सकते हैं। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल की हमारी 30,000 इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज हमने निकाली 30,000। करंट असेट्स यहाँ पे इधर से शिफ्ट हुई माइनस में आ गई, माइनस 20,000
कैसे भी निकालो वैल्यू सेम ही आती